Hello students, in today's lecture number 3 on human eyes and the colorful world for class 10, we shall have discussion first on rainbow, then causes of atmospheric refraction and various examples, and also we shall discuss various examples of scattering of light. First we start with rainbow. Rainbow, as all of you know, that it is a natural phenomenon which is नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिनन जिसमें हम एक नेचुरल स्पेक्ट्रम देखते हैं जो कि अपीयर होता है इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। बारिश के बाद में स्काई में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर होता है जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे हम रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। अब यहाँ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब आप सब जानते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। 7 कलर्स दिखाई देते हैं हमें। 7 कलर्स किस ऑर्डर में दिखाई देते हैं? विवग्योर ऑर्डर में। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और ये जो सनलाइट है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके डिस्पर्सन के कारण होता है। जो रेनबो है, रेनबो के यदि हम कॉजेज की यदि हम बात करें तो कॉजेज में हम लिख सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के डिस्पर्सन के कारण। डिस्पर्सन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि व्हाइट लाइट, सनलाइट जिसको आप व्हाइट लाइट कहते हैं, जो कि 7 कलर्स का कॉम्पोजिशन होता है। 7 कलर्स का यानी व्हाइट लाइट का उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होने को हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट जो होता है बाय टाइनी यानी स्मॉल, टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उनके डिस्पर्सन के कारण ये रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई। बारिश के तुरंत बाद जो है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, छोटे छोटे बारिश की बूंदें जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और उस वजह से क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। और डिस्पर्सन के कारण हमें क्या दिखाई देता है? स्पेक्ट्रम, जिसको आप क्या कहते हो? रेनबो कहते हो। ठीक है। रेनबो जो है हमेशा अपोजिट, जिस जिस पार्ट में बारिश हुई है, जैसे कि ये एक पार्ट है, इस पार्ट में मान लीजिए नॉर्दर्न पार्ट है, ये मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है और ये साउदर्न हेमीस्फीयर है। ठीक है, सदर्न हेमीस्फीयर और ये नदर्न हेमीस्फीयर है। ठीक है। यदि इस पार्ट में रेन है और इस पार्ट में सनलाइट है, यानी एक पार्ट में रेन है और एक पार्ट में सनलाइट है, तो बरसात के तुरंत बाद इस साइड में रेनबो बनेगा। और रेनबो हमेशा सनलाइट के अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सनलाइट। ठीक है, रेनबो जो होता है सनलाइट है बेटा। ये रेनबो, रेनबो हमेशा किस तरफ बनेगा? रेनबो बनता है ऑलवेज, ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन opposite to opposite to opposite to opposite to that of the sunlight। ठीक है, अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जिस पार्ट में सन है उसके अपोजिट पार्ट में रेनबो फॉर्मेशन होता है। यानी जिस पार्ट में बारिश हुई है, जिस पार्ट में बारिश हुई है तो उस पार्ट में रेनबो बनेगा। रेनबो देखने के लिए हमें किस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा कि हमारा जो बैक साइड है यानी पीठ वाला हिस्सा है वो सन की तरफ होना चाहिए, हमारे बैक में सन होना चाहिए और हमारी आंखें उस हिस्से की तरफ होनी चाहिए जिसमें बारिश हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रेनबो दिखाई देता है। अब यहाँ पर रेनबो के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो रेनबो 2 टाइप का होता है। रेनबो की 2 टाइप होती हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। एक होता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, और एक होता है सेकेंडरी रेनबो।
ठीक है। सेकेंडरी रेनबो, देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, प्राइमरी रेनबो में जैसे बारिश की बूंद है, ये बारिश की बूंद है, और बारिश की जब बहुत कम बारिश होती है, धीरे धीरे बारिश होती है, ठीक है, बहुत जब कम बारिश होती है तो सनलाइट जब इस पर गिरती है वाटर ड्रॉपलेट पर, बारिश की बूंदों का साइज छोटा होता है इस केस में, तो सनलाइट जब इस पर गिरेगी, ये सनलाइट है मान लीजिए, और ये वाटर ड्रॉपलेट है जो साइज में काफ़ी छोटी है, यहाँ पर जब लाइट आएगी तो इसका क्या होगा, यहीं पर डिस्पर्सन हो जाएगा उसका, ये जो सनलाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कलर्स में स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए यहीं पर इसका स्प्लिटिंग हो जाता है, और ये हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, और फिर यहाँ पर इसका TIR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस लौट गई, और फिर यहां से जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो जो 7 कलर्स बाहर निकलेंगे तो सबसे ऊपर आपको रेड कलर दिखाई देगा, और उसके नीचे बिब्ग्योर ऑर्डर में सबसे नीचे की यदि हम बात करें तो वॉयलेट कलर दिखाई देगा जब आप इस ओरिजिन से इसको देख रहे हो। तो यहाँ वॉयलेट कलर दिखाई देगा सबसे नीचे, और सबसे ऊपर रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब बारिश की बूंद का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, और हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है, इसलिए जब भी रेनबो बनेगा वो स्फेरिकल शेप में बनता है। ठीक है, अब जो प्राइमरी रेनबो है बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेप में रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड स्टेप में TIR हुआ, और थर्ड स्टेप में भी एक तरह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, प्राइमरी रेनबो इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी रेनबो जो है 3 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां पर डिस्पर्सन भी इन्वॉल्व है, डिस्पर्सन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और 1 टाइम क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी रेनबो हो गया। प्राइमरी रेनबो की जो इंटेंसिटी है काफी बेटर होती है, हायर इंटेंसिटी होती है ये। ठीक है, हायर इंटेंसिटी होती है प्राइमरी रेनबो की, हायर इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी होती है। लेकिन यदि हम बात करें कि सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, तो सेकेंडरी रेनबो को मैं यहीं आपको डिफरेंस इससे कंपेयर करके बताता हूँ। सेकेंडरी रेनबो कब होता है, जब बारिश की बूंद का साइज बहुत बड़ा होता है, यानी जब हैवी रेनफॉल होता है, जब हैवी रेनफॉल होता है, कब, जब हैवी रेनफॉल होता है, तो हैवी रेनफॉल के केस में सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। हैवी रेनफॉल के केस में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेकेंडरी रेनबो में बारिश की बूंद का जो साइज है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉपलेट है उसका साइज क्या होता है, कम होता है, किसमें, प्राइमरी रेनबो में। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में बिग साइज होता है, बिग साइज ऑफ ड्रॉपलेट, बिग साइज ऑफ ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो जब इस पर सनलाइट गिरेगी इस तरीके से, तो यहाँ पर डिस्पर्सन होगा, एक बार लाइट यहाँ जाएगी रिफ्रैक्शन के कारण फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, TIR होगा, यहाँ TIR हो गया। ठीक है, अब बारिश की बूंद का साइज बड़ा है इसलिए एकदम ये बाहर नहीं जाएगी, फिर दोबारा से TIR होता है यहाँ पर, थर्ड स्टेप में भी TIR होता है। ठीक है, और फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फाइनली लाइट रेज यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 स्टेप प्रोसेस हो गया। कितना स्टेप प्रोसेस हो गया, 4 स्टेप प्रोसेस हो गया। 4 स्टेप प्रोसेस, कौन 4 स्टेप प्रोसेस है, ये आपका सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में देखिए एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, TIR 2 बार होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो 2 बार तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 2 बार क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, 2 बार TIR हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, देखो बारिश की बूंद के अंदर जो ये सनलाइट है ज्यादा टाइम तक रहती है, यानी एक बार रिफ्रैक्शन यह हुआ, एक बार TIR हुआ, एक बार TIR और हुआ, एक बार दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो है ये 4 स्टेप प्रोसेस है, तो जो इंटेंसिटी होगी वो लोअर होगी, लोअर इंटेंसिटी होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो। यानी ये जो रेनबो है, प्राइमरी रेनबो है, ये प्राइमरी रेनबो के बारे में यदि मैं एक शब्द और लिख सकता हूँ कि ये ब्राइटर रेनबो होता है, ब्राइटर रेनबो होता है,
ठीक है, प्राइमरी रेनबो कैसा होता है, ब्राइटर, और जबकि सेकेंडरी रेनबो कैसा होता है बेटा, सेकेंडरी रेनबो होता है आपका फेंटर रेनबो, यानी ये हल्का दिखाई देता है, इसके कलर्स हल्के होते हैं, फेंटर रेनबो। ठीक है, तो ये रेनबो के दो टाइप्स हो गए। तो ध्यान रखिए, जब बारिश की बूंद का साइज बड़ा होता है तो सेकेंडरी रेनबो, जो कि जिसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। प्राइमरी रेनबो जब बारिश की बूंद का साइज छोटा होता है। रेनबो क्या बताया मैंने आपको, ये एक स्पेक्ट्रम है जो कि नेचुरल फिनोमिना है। स्पेक्ट्रम बिग्योर ऑर्डर में स्पेक्ट्रम दिखाई देता है कब, जब बारिश होती है। तो जब एक पार्ट में बारिश होती है, एक पार्ट में सनलाइट है, तो जिस पार्ट में बारिश हुई होती है उस तरफ रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसे देखने के लिए हम हमेशा अपनी आंखों को उस तरफ रखते हैं जिस पार्ट में बारिश हुई है, और हमारी जो बैक है, बैक पोर्शन सन की तरफ होना चाहिए, यानी सन जो है हमारे पीछे होना चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिखाई देगा। तो ये रेनबो की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या है। ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहां पर मैंने लिखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, AT। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी वाइट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, उनके कारण भी जो है सनलाइट अपने पाथ से डेविएट होती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल इसमें मैं ले रहा हूं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है, जैसे ये कोई स्टार है, आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, यानी नाचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए, स्टार से जो स्टार के पास अपनी लाइट होती है, वो लाइट रे इस तरीके से आएगी और रास्ते में इसको जगह जगह वाटर ड्रॉपलेट्स और जगह जगह डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी मीडियम बदलेगा, रास्ते में कई जगह मीडियम बदलेगा। तो जब आप यहां से इसको देखेंगे, जब आप यहां से देखेंगे अर्थ सरफेस से, तो ये स्टार जो है इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर दिखाई ना दे करके बार बार रिफ्रैक्शन के कारण ये अपनी जगह क्या करेगा, बदलेगा। कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा। इसलिए स्टार्स जो है ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो स्टार है जो कि रियल पोजीशन है स्टार की, ठीक है। और ये रे पाथ है, ये रे पाथ हो गया, पाथ ऑफ रे। और ये क्या हो गई, अपेरेंट पोजीशन हो गई, अपेरेंट अपेरेंट स्टार पोजीशन हो गई। ये स्टार की अपेरेंट पोजीशन हो गई, ठीक है। ये स्टार की अपेरेंट पोजीशन हो गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए अर्थ सरफेस पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं बेटा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं अर्थ सरफेस में टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं, ध्यान रखिए। और नीचे की तरफ जब आते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होता चला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। नीचे की तरफ जब आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अलग अलग जगह अलग अलग होगा तो मीडियम अलग अलग होगा, होगा या नहीं होगा। जब मीडियम अलग अलग जगह अलग अलग होगा तो बार बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, इस कारण स्टार कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर, इसलिए स्टार हमें डांस करता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। जबकि वास्तव में स्टार अपनी जगह नहीं बदलता है, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एग्जाम में सीधे सीधे आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आंसर लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि स्टार तो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स व्हाई डोंट द प्लैनेट्स वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखिए, जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत पास में होते हैं किसके, अर्थ के। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। नंबर वन, द प्लैनेट्स, मैं पहले लिख देता हूं, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ के नजदीक होते हैं कौन, प्लैनेट्स, ठीक है। जब अर्थ के नजदीक हैं ये, तो उस वजह से क्या होगा, ये जब अर्थ के नजदीक कोई होता है सोर्स, तो देयरफॉर दे देयरफॉर दे आर seen as they are seen as extended source। extended का मतलब क्या हो गया, extended का मतलब हो गया कि big in
साइज में बड़े दिखाई देते हैं, जो पास में होगा साइज में बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, दे आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देंगे। अब जो प्लानेट है, प्लानेट जो है, यदि हम ये मान लें कि प्लानेट जो है कलेक्शन है छोटे 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 पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट का, तो जो वेरिएशन होगा अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंखों के अंदर एंटर करेगी फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्सेज विल बी सेम, और इनका एवरेज जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, इफ वी कंसीडर, देखो एक बात मैंने बताई कि प्लैनेट्स जो है अर्थ के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, जब बड़े दिखाई देते हैं और हम ये मान लें, इफ वी कंसीडर दैट ए planet is collection of, if we consider that a planet is collection of a large number of point sized sources of light, a large collection of a large number of point sized sources of light, large number of point sized sources of light। पॉइंट साइज सोर्सेज जो होते हैं लाइट के, उनका कलेक्शन होता है कौन, प्लैनेट। यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो जो टोटल पॉइंट साइज सोर्सेज हैं, जो जो वेरिएशन है द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, द टोटल, अब जो इनसे जो लाइट निकलेगी, जो वेरिएशन आएगा, टोटल वेरिएशन in the amount of light entering our eyes, जो हमारी आंखों के अंदर एंटर कर रही है, entering our eyes from all the individual point size sources, from all the individual point sized sources, जितने भी पॉइंट साइज सोर्सेज का कलेक्शन आपने इस प्लैनेट को माना है, उन पॉइंट साइज सोर्सेज से आने वाली जो लाइट का वेरिएशन है, यदि हम उसको ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो एवरेज होगा पॉइंट साइज से सोर्सेज का विल कैंसिल आउट टू 0, ऐसे कह सकते हैं, या एवरेज आउट टू 0, विल एवरेज आउट टू 0, यानी उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इससे क्या होगा, इससे इट विल नलीफाई, खत्म कर देगा किसको, इट विल नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ये किसको, ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि प्लैनेट्स अर्थ के काफी नजदीक होते हैं। अर्थ के काफी नजदीक होने के कारण वो एक्सटेंडेड सोर्सेज की तरह दिखाई देते हैं। और प्लैनेट को यदि हम कलेक्शन माने ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट का, तो जो वेरिएशन होगा अमाउंट ऑफ लाइट का जो हमारी आंखों के अंदर एंटर कर रहा है, वो उसका जो एवरेज होगा वो 0 हो जाएगा। छोटे छोटे जो पॉइंट साइज सोर्सेज जिनका कलेक्शन आपने प्लैनेट को माना है, ठीक है, प्लैनेट का मतलब ये हो गया कि देखो मैं डायग्राम के जरिए यदि आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो जो प्लैनेट है अर्थ सरफेस से देखते हैं तो ये बड़ा साइज का एक्सटेंडेड सोर्स जैसा दिखाई देता है, और ये छोटे छोटे इन पॉइंट साइज सोर्सेज का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, माना जा सकता है। इन छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्सेज के जो लाइट निकल रही है, जो वेरिएशंस ऑफ लाइट इन छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्सेज से निकल रहा है, वो वेरिएशन एवरेज वैल्यू उसका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, जिसके कारण ये जो इफेक्ट है ट्विंकलिंग का वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई नहीं देते। तो ये एक बात हुई। तो मैंने आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कॉज भी बताया और साथ में ये भी बताया कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो स्टार्स के ट्विंकल होने का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। दूसरा जो कॉज है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट
एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। भाई जो जब सुबह के टाइम में सूर्य उदय होने से पहले उजाला आ जाता है और शाम के टाइम में जो है अंधेरा हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, सुबह जल्दी दिन निकल जाता है। तो 2 मिनट का लगभग सनराइज के समय और 2 मिनट का लगभग सनसेट के समय, यानी टोटल जो डिफरेंस आता है वो लगभग 4 मिनट का आ जाता है। लगभग कितने का आ जाता है? 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जो जैसे ये है हमारी अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है किसको? सन को। अब जो एक्चुअल पोजीशन है सन की, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअल मैं आपको सन सेटिंग की सिचुएशन बता रहा हूँ। तो एक्चुअल जो पोजीशन है, मान लीजिए, मान लेता हूँ, चलो राइज का पहले बता देता हूँ। तो यहाँ सनराइज है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। ये सन की एक्चुअल पोजीशन है जब सुबह सन राइज होता है। ये सन की एक्चुअल पोजीशन है बेटा, ये यहाँ पर सन है, एक्चुअल पोजीशन ये है सन की एट द टाइम ऑफ राइजिंग। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये क्या हो गया? हॉरिजन, ठीक है। ये हॉरिजन है, तो यहाँ से सन से लाइट आएगी इस तरीके से, ये ऑब्जर्वर की आंखों तक आएगी। लेकिन जब यहाँ आएगी ये लाइट, तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहीं से आ रही है या नहीं? क्योंकि अपेरेंट पोजीशन बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी जो पोजीशन है वो अपेरेंट पोजीशन दिखाई देगी। ये होगी अपेरेंट पोजीशन किसकी? सन की। अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। तो सन सुबह के टाइम में राइज होने से पहले ही उसका उजाला आ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसे ही सेटिंग के समय तो लगभग सनराइज के समय 2 मिनट का डिफरेंस आता है और सनसेट के समय 2 मिनट का डिफरेंस आता है। तो लगभग दोनों का देखें तो 4 मिनट का डिफरेंस लगभग आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ स्केटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल। स्केटरिंग का पहले तो मीनिंग समझ लें। स्केटरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए स्केटरिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलना, यानी लाइट का फैल जाना। और किसके कारण होता है? ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसके कारण लाइट का फैल जाना, ठीक है। तो देखिए रेले नाम के वैज्ञानिक थे, कौन थे? रेले नाम के वैज्ञानिक थे, रेले, ये वैज्ञानिक का नाम है बेटा। उन्होंने अपने स्केटरिंग में ये बताया कि जो रेले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो स्केटरिंग है, किसी लाइट का फैलना, उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा रेज टू द पावर 4 का, ठीक है। वेवलेंथ की लैम्डा रेज टू द पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? स्केटरिंग। लेकिन ये किस केस में एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है कब? जब आप बात करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये रेले स्केटरिंग उस केस में लागू नहीं होगा। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, दूर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, पहला स्केटरिंग का कॉज है। मैंने आपको स्केटरिंग का मीनिंग समझा दिया। स्केटरिंग का मतलब है फैलना, स्प्रेडिंग, ठीक है, लाइट का फैलना। तो ये किसकी वजह से होता है? जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो ड्रॉपलेट्स होती है, उनकी वजह से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लू कलर ऑफ स्काई। जब हम अर्थ सरफेस से स्काई को देखते हैं तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जब इसको जाके देखेगा, एस्ट्रोनॉट जब जाके देखेगा तो उसको एकदम डार्क कलर का दिखाई देगा। तो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? देखिए स्काई की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, स्काई की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस कैसी है? डिस्टेंस लार्ज है जब आप इसको अर्थ सरफेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब लार्ज डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया कौन? स्काई। तो उस केस में जिसकी वेवलेंथ कम है उसका स्केटरिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्केटरिंग कम होती है। तो आप जानते हैं वेवलेंथ के केस में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और विबग्योर के केस में आप जानते हो विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, उससे कम ऑरेंज की, उससे कम किसकी होती है? येलो की, उससे कम ग्रीन की होती है, उससे कम किसकी होती है? ब्लू की वेवलेंथ होती है, उससे कम इंडिगो की वेवलेंथ होती है, और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ।
तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे कम वेवलेंथ तो ब्लू कलर की है, लेकिन हमें जो है ब्लू कलर का वो वॉयलेट कलर का स्काई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ज्यादा फैलेगा कलर वही तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए स्काई नंबर वन, एक तो डिस्टेंस लार्ज होता है, नंबर वन डिस्टेंस लार्ज होता है स्काई का। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्काई के केस में, स्काई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो रेले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी स्कैटरिंग कम होगी वो कलर हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जो ज्यादा फैलता है कलर, वही कलर हमें दिखाई देता है। तो अब देखिए वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट की सबसे कम है, लेकिन हमें क्या स्काई कलर ब्लू कलर वॉयलेट कलर का दिखाई देता है, नहीं, क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है। इंडिगो की और ब्लू के कंपैरिजन में इंडिगो की कम है, लेकिन वॉयलेट से ज्यादा है, तो इंडिगो के लिए भी हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है। वॉयलेट और इंडिगो के लिए तो हमारी आंखें, वॉयलेट एंड इंडिगो, इंडिगो इनके लिए जो ह्यूमन आईज हैं, ह्यूमन आईज उतनी सेंसिटिव नहीं है, ह्यूमन आईज आर नॉट मच सेंसिटिव। ठीक है, उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो अब आता है ब्लू का नंबर। ब्लू की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और ब्लू के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव भी हैं, तो हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो ज्यादा फैलता है, और जो कलर ज्यादा फैलता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने से आंसर में क्या लिखेंगे, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और जिसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है वही कलर हमें दिखाई देता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में, तो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट और इंडिगो की है, वॉयलेट की सबसे कम है, लेकिन फिर भी स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर है कि वॉयलेट और इंडिगो के लिए ह्यूमन आईज जो है उतनी सेंसिटिव नहीं है जितने कि ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। ठीक है, दूसरा दूसरा रेडिश कलर, रेडिश कलर जो दिखाई देता है, रेडिश कलर किसका, सन का, रेडिश कलर ऑफ सन एट सनराइज, एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय जो रेडिश कलर दिखाई देता है सन का, वो भी किसके कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, क्योंकि जब सनराइज या सनसेट होगा तो ओरिजिन के नजदीक होता है, ये अर्थ है। तो राइज के समय, राइज के समय, ठीक है, और आपके सनसेटिंग के समय, राइज हो या सनसेट हो, राइज हो या सनसेट हो, राइज या सनसेट के समय जो है, जो सन होता है वो ओरिजिन के नजदीक होता है, ओरिजिन के कहाँ होता है, नजदीक होता है, यानी इस केस में ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो कलर दिखाई देगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वही कलर हमें दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है, तो वही कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेले स्कैटरिंग का फॉर्मूला है इस केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस लेस होती है। ठीक है, इसलिए वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वही कलर हमें दिखाई देगा जब डिस्टेंस कम है तो। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या है, सनराइज और सनसेट है, होता है। इसके अलावा यदि हम देखें, इसके अलावा एक टिंडल इफेक्ट, वो हाँ, एक वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स भी होता है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, बादल जो है हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि बादलों का जो डिस्टेंस है 2 से 3 किलोमीटर होता है, 2 से 3 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कई जगह तो जीरो होता है सरफेस ऑफ अर्थ, कई जगह तो एकदम जीरो होता है, अर्थ से टच हो जाते हैं बादल। ठीक है, तो उस केस में जब डिस्टेंस कम होती है तो ऑल कलर्स स्केटर्ड इक्वली, उस केस में सभी कलर्स का जो स्केटरिंग है इक्वल होता है, ऑल कलर्स स्केटर्ड इक्वली, देयरफॉर
और जब सभी कलर्स का स्केटरिंग सेम होगा, देयरफॉर वी सी मिक्सिंग ऑफ ऑल 7 कलर्स। और मिक्सिंग ऑफ ऑल 7 कलर्स क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑल 7 कलर्स दैट इज वाइट कलर। ठीक है, ऑल 7 कलर्स का जो मिक्सिंग है वो क्या होता है? वाइट कलर। इसलिए क्लाउड्स हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लाउड्स का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से सभी कलर्स का स्केटरिंग सेम होता है। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, सभी कलर्स का स्केटरिंग सेम होने के कारण, एज डिस्टेंस ऑफ क्लाउड इज वेरी लेस। ठीक है, एज डिस्टेंस, यहाँ लिख सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स इज लेस अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हो फिर उस केस में 2-3 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देयरफॉर all colors scattered equally, so यहाँ लिख सकते हो, so we see mixing of all 7 colors that is white colors। तो क्लाउड्स हमें व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं इसी वजह से। अब एक है टिंडेल इफेक्ट। एक क्या होता है? टिंडेल इफेक्ट। टिंडेल इफेक्ट भी देख लीजिए। टिंडेल इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जो कमरा बंद होता है एकदम, कई दिनों से बंद है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं किसके पाथ में, किसके रास्ते में? जो लाइट होती है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में, ये कमरा कई दिनों से बंद है तो इसमें बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पर लगा हुआ है, मान लीजिए एक रोशनदान। क्या लगा हुआ है? रोशनदान। इस रोशनदान से रोशनी आती है, लाइट आती है, तो इस लाइट के पाथ में जो भी ये पार्टिकल्स आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स जो है एनलाइटन्ड दिखाई देंगे। ठीक है, एनलाइटनमेंट या स्पार्कलिंग, एनलाइटनमेंट और स्पार्कलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स coming in the path of ray of light। इसे क्या कहते हैं? हम टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे हम टिंडेल इफेक्ट कहते हैं कि जब डस्ट पार्टिकल, सनलाइट के पाथ में आने वाले डस्ट पार्टिकल्स का चमकना, ये क्या कहलाता है? टिंडेल इफेक्ट। टिंडेल नाम के वैज्ञानिक ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो इसे टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। तो ये बात हुई थियोरेटिकल पार्ट की इस चैप्टर की। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। एक व्यक्ति को -5.5 डायोप्टर के लेंस की आवश्यकता है फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, उसके डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। पास के विजन को करेक्ट करने के लिए उसको +1.5 डायोप्टर पावर का लेंस चाहिए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तो डिस्टेंट विजन और नियर विजन को करेक्ट करने के लिए जो फोकल लेंथ हमें चाहिए लेंस की, वो कितनी होगी? क्या दे रखा है हमें? पावर दे रखा है। जब पावर दे रखा है तो फोकल लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसका जो विजन है, पावर ऑफ ए लेंस फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। ये व्यक्ति है, इसको मान लीजिए इसके डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए जो लेंस चाहिए, पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड कितना दे रखा है? ये -5.5 डायोप्टर दे रखा है। ठीक है, इतने लेंस का पावर चाहिए। तो इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है,
देयरफॉर फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या है 1/p। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 1/p। p का मतलब -5.5। अब -5.5 को जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.18 मीटर। इतनी फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए इस डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए। वहीं डिस्टेंट विजन के अलावा यदि आपको डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए ये लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव चाहिए। नेगेटिव आ रही है ना, इसलिए नेगेटिव पावर है, नेगेटिव फोकल लेंथ है, कॉनकेव लेंस चाहिए। और फॉर करेक्टिंग नियर विजन को करेक्ट करने के लिए पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड आपको दे रखी है। पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड कितनी दे रखी है? पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है +1.5 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर। तो इसके लिए भी फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो f इज इक्वल टू 1/p। तो f इज इक्वल टू 1/+1.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.67 मीटर। ये फोकल लेंथ प्लस में हमें चाहिए, यानी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस चाहिए इस फोकल लेंथ का, और यहाँ पर हमें कॉनकेव लेंस चाहिए इस फोकल लेंथ का। ठीक है, तो 1/p वाला फॉर्मूला यूज किया तो मीटर में आएगी फोकल लेंथ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। जो फार पॉइंट है एक मायोपिक पर्सन का वो 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। फार पॉइंट दे रखा है, मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट आपको दे रखा है। मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है? द फार पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर ये है 6 NCERT एक्सरसाइज। ठीक है, फार पॉइंट आपको दे रखा है। मायोपिक पर्सन है, कैसा पर्सन है? मायोपिक पर्सन है, मायोपिया है उसको, यानी पास का क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इसका फार पॉइंट आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस कौन सा लेंस चाहिए इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए? अब मायोपिया है तो डेफिनेटली कौन सा लेंस चाहिए? कॉनकेव लेंस चाहिए। मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस चाहिए ना। ठीक है, कॉनकेव लेंस चाहिए। अब कितनी पावर का चाहिए? पावर इज इक्वल टू वही 1/f। फार पॉइंट कितना है? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो 100/f वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस चाहिए और पावर कितनी आएगी? कॉनकेव लेंस है तो फार पॉइंट, ये जो हम फोकल लेंथ ले रहे हैं इसकी कितनी हो जाएगी? -80 सेंटीमीटर हो जाएगी। कॉनकेव लेंस है इसलिए तो f की वैल्यू रखें 100/-80। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आया -5/4। इतना ही आएगा ना, -5/4। तो ये कितना आ जाएगा? -1.25 डायोप्टर। ये इस पावर का लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस। नेगेटिव पावर आ रही है क्योंकि कॉनकेव लेंस चाहिए उसको, क्योंकि मायोपिया है पर्सन को। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? यदि नियर पॉइंट इतना है तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस पावर का लेंस चाहिए? अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आईज का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और हाइपरमेट्रोपिक आई का आपको रे डायग्राम भी यहाँ पर बनाना है। हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम बनाना है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम सबसे पहले बनाए। तो हाइपरमेट्रोपिया जिस आंख में होता है, देखो हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम पहले बना दें। हाइपरमेट्रोपिक आई थ्योरी में मैंने आपको बताया था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ऐसे लाइट रेज आती है, पैरेलल लाइट रेज, ये आंख के अंदर का लेंस है। और इस केस में हाइपरमेट्रोपिया में
ये आफ्टर बिहाइंड रेटिना जो है लाइट को फोकस करता है, तो इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनती है। इसका मतलब जो कन्वर्जिंग पावर है वो लेंस की कम हो गई है। इसलिए इस केस में इस हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस का जब चश्मा पहन लेते हैं तो उस केस में लाइट रेज कहाँ फोकस हो जाती है, रेटिना पर फोकस हो जाती है। तो ये करेक्टेड आई का रे डायग्राम हो गया। ये करेक्टेड आई का मतलब जिसमें हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, नंबर 1। अब पावर कितनी चाहिए, उस कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए ये निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है। कितना दे रखा है, देखिए पावर यदि हमें निकालनी है तो पावर इज इक्वल टू 1/f इफ f इज इन मीटर, f इज इन मीटर। ठीक है, यदि f मीटर में है तो इतना हो जाएगा। और उस केस में जब आपकी फोकल लेंथ जो है मीटर में है तो इतना, और सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा इफ f इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर है। इतना नियर पॉइंट है। जबकि जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट भी क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर है। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है। और नॉर्मल आई का, और वैसे हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो देखिए कितना हो जाएगा। यदि हम नियर पॉइंट की में बात करें तो नियर पॉइंट जो देखिए फोकल लेंथ जो आएगी, फोकल लेंथ इस केस में यदि हम नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट को हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, यह हाइपरमेट्रोपिक आई माइनस नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। तो कितना है? हाइपरमेट्रोपिक आई का है आपका 100 सेंटीमीटर, और नियर पॉइंट ये कितना आ जाएगा? ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? ये 75 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 75 सेंटीमीटर आया। ये 75 सेंटीमीटर वैल्यू आई। ठीक है, अब 75 सेंटीमीटर में यदि हम 25 का डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगी बेटा, ये 3 डायोप्टर पावर आ जाएगी। 3 डायोप्टर क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। प्लस 3 डायोप्टर पावर आएगी, प्लस 3 डायोप्टर पावर आ जाएगी। ठीक है, प्लस 3 डायोप्टर पावर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? प्लस 3 डायोप्टर पावर आ जाएगी। ठीक है, प्लस 3 डायोप्टर कैसे निकाला? देखो, नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का 100 सेंटीमीटर है और नॉर्मल आई का 25 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 75 का आ गया। अब इस 75 में नॉर्मल आई के नियर पॉइंट से डिवाइड कर दें तो पावर मिल जाएगी आपको, 3 डायोप्टर पावर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जो नॉर्मल आई है उसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से कम पर यदि देखेंगे तो वो जो है फोकस ही नहीं होगा वहां पर। तो नियर पॉइंट ही उसका कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आईज का नियर पॉइंट होता है। नॉर्मल आई के केस में नियर पॉइंट कितना होता है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, यानी इससे कम डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख सकता। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है? क्लोजर देन 25। तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25। इससे कम होगा तो फिर दिखाई नहीं देगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई, जो इमेज की डिस्टेंस है आई में
उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जितना आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे, ठीक है, तो जो इमेज है वो फोकस की तरफ आएगी। किस तरफ आएगी? फोकस की तरफ आएगी, यानी लेंस की तरफ बढ़ जाएगी, लेंस की तरफ आएगी। ठीक है, तो जितना आप लेंस से दूर ले जाओगे, किसको? ऑब्जेक्ट को। भाई आंख से दूर ले जा रहे हो यानी लेंस से दूर ले जा रहे हो, लेंस से दूर जितना आप ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज है वो आपकी लेंस के उतने ही नजदीक आएगी। ठीक है, तो इमेज का जो डिस्टेंस है किससे? आई से, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी आंख का जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? क्योंकि स्टार्स के पास जो है उनकी अपनी लाइट होती है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द सन अपियर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? बिल्कुल स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज द स्काई अपियर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्काई है ब्लू के बजाय डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट के केस में जो डिस्टेंस होगी स्काई की वो क्या होगी? डिस्टेंस जो है स्काई की, एस्ट्रोनॉट की डिस्टेंस जो है लेस हो जाएगी, डिस्टेंस इज लेस, क्योंकि एस्ट्रोनॉट तो वहीं जाके देख रहा है ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो उस केस में जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो उस केस में जो रेले स्केटरिंग का फॉर्मूला है वो वहां अप्लाई नहीं होगा, तो इसके जो स्काई है वो ब्लू के बजाय हमें डार्क एपियर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे प्रश्नों को आप कीजिएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का भी डिस्कशन यहाँ पर फिनिश होता है। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस का आइडिया दे दिया है और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व भी करवाए हैं। तो यहाँ हमारा ये डिस्कशन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।